हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इस बुक में टोटल 3100 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं और इस बुक में सारे ही क्वेश्चन रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज 1, स्टेज 2 के लिए दिए गए हैं। ये बुक लेटेस्ट है, यानी कि अप टू डेट है, यानी कि इसमें 2019 और 2020 में जो भी परीक्षा हुई थी उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और आने वाले समय के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आपका आरआरबी, एनटीपीसी का मेंस का एग्जाम होगा और ग्रुप डी का एग्जाम भी होने वाला है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाली परीक्षा के लिए। इस वीडियो का यानी कि इस बुक का हम ये तीसरा वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं आज। इससे पहले हम प्राचीन इतिहास को 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 1, जिसमें हम अरब एवं तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत कालीन कलाएं, स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल काल, मुगल कालीन साहित्य, चित्रकलाएं एवं सिख धर्म से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे और ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों देखिए, ये इस वीडियो का यानी इतिहास का तीसरा पार्ट है और मध्यकालीन इतिहास का पहला पार्ट है। तो चलिए, समय को हम अपना नष्ट नहीं करते हैं और जल्द ही क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं मध्यकालीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ हम पहले देखेंगे अरब एवं तुर्की आक्रमण को, यानी कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी से इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किसकी दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया? तो सही आंसर है दोस्तों इसका तराइन। याद रखिएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। देखिए, तराइन का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, इसे भी हम जान लेते हैं। बात करते हैं तराइन के युद्ध की। तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किताब उल हिंद, और इसका सही आंसर है अल बरूनी। याद रखिएगा, अल बरूनी के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। दोस्तों, अल बरूनी कौन था, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल बरूनी की एक ऐतिहासिक कृति है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों की विवेचना की गई है। याद रखिएगा, अरबी भाषा में है ये किताब उल हिंद। देखिए, अब आता है यहाँ पर गुलाम वंश और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोदी वंश। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद लोदी वंश। देख लेते हैं इनको। देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक रही। कभी कभी सन पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग का पूछ ले, यदि कब स्टार्ट हुई 1206 से। भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क के थे, जबकि अंतिम वंश अफगान था। ये पांच वंश गुलाम वंश। देखिए, पहला वंश था गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर आया खिलजी वंश 1290 से 1320, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414, फिर आया सैयद वंश 1414 से 1450, उसके बाद आया लोदी वंश जो कि अफगान था। क्या इसने कहा ना, अंतिम वंश अफगान था, यानी कि लोदी वंश अफगान था 1451 से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को, कई बार आपने पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक।
देखते हैं जरा कुतुबुद्दीन ऐबक की डिस्क्रिप्शन को। देखिए, मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष यानी कि 1206 से 1210 ही शासन किया। वह एक बहुत ही प्रभावशाली सैनिक था जो दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रजिया सुल्तान का नाम जब भी आए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर इसका इल्तुतमिश, याद रखिएगा, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। देखिए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ये तो हम कवर कर चुके हैं। यह 1236 से 1240 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कूबा यानी कि कोटा एवं कूल्हा यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उद्दत उल निस्व की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? राइट आंसर इसका दास राजवंश। देखिए दोस्तों, आप दास राजवंश कह लीजिए या फिर गुलाम वंश कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। दास राजवंश एग्जामिनर ने लिख के दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज हो, इसकी जगह वो गुलाम वंश भी आपको लिख के दे सकता है। तो ये गुलाम वंश की पहली महिला शासक और भारत की पहली महिला शासक थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों, रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासक थी और दिल्ली सल्तनत की या भारत की कह लीजिए पहली महिला शासक भी थी। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? देखिए, कितनी बार रेलवे में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान यानी कि ऑप्शन सी। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्वितीय प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर है इक्तादारी। याद रखिएगा, इक्तादारी ये सल्तनत काल के दौरान उभर के आई थी। अब ये किसने शुरुआत की, कैसे थी, क्या थी, तो इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, इसने बता दिया यहाँ पर कि किसने शुरुआत की, इल्तुतमिश ने, जो भूमि कर प्रणाली से जुड़ी थी। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे प्रदान किए गए भूखंड से मिलने वाला भू राजस्व होता था। यद्यपि यह व्यवस्था अनुवांशिक नहीं थी। कौन लगभग 84 वर्ष तक उप महाद्वीपीय में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुलाम वंश। याद रखिएगा, गुलाम वंश लगभग 84 वर्षों तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। देख लेते हैं जरा गुलाम वंश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए, गुलाम वंश कहते हैं इसे, या फिर आप ममलुक वंश भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे आप दास वंश भी कह सकते हैं। 3 नाम है इसके, गुलाम वंश, ममलुक वंश, दास वंश। मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में जो राजा बना इसका, ठीक है, यानी कि सुल्तान बना, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक को लाख बख्श या पीला बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब क्या होगा? लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। तो ऐबक को लाख बख्श या पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान भी थी, ठीक है ना, जो कि ममलुक वंश या फिर गुलाम वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 लगभग 84 वर्ष तक शासन किया था तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? देखिए, आसान क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? ममलुक वंश, या आप इसे गुलाम वंश भी कह सकते हैं या दास वंश भी कह सकते हैं। किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की शुरुआत की थी? राइट आंसर है 1206 यानी कि ऑप्शन बी। देखिए, कह रहा है दास राजवंश की शुरुआत की। दास कह लीजिए, ममलुक कह लीजिए, गुलाम कह लीजिए, बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? अब तक दोस्तों आपको याद हो चुका होगा ये क्वेश्चन, यानी कि आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो कौन सी अवधि थी दिल्ली सल्तनत की? ये सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, ठीक है ना।
यहाँ किस किस ने कैसे शासन किया, तो आपको अभी मैंने बताया था। पहले गुलाम वंश आया 1206 में, और सबसे अंतिम वंश कौन था दिल्ली सल्तनत का, लोधी वंश 1526 में जो एंड हुआ। जरा देख लेते हैं इसको भी हम। देखिए 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश शामिल हैं, जो किस प्रकार हैं देखिए। ममलुक राजवंश या गुलाम वंश कह लीजिए इसे, 1206 से चला 1290 तक, यानी कि 84 वर्ष। खिलजी वंश आया इसके बाद 1290 से 1320। तुगलक वंश आया है इसके बाद 1320 से 1414। फिर आया सैयद राजवंश 1414 से 1415। फिर आया लोधी वंश 1451 से 1526। अगला क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लगा सकते हैं दोस्तों आप, काफी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ा दी है इसकी। तो दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। याद रखिएगा, गौरी का गुलाम कौन था? ऐबक। ऐबक ने अपना राज अभिषेक 24 जून 1206 को करवाया और राजधानी लाहौर में बनाई थी। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। चलिए अब बात करते हैं खिलजी वंश की। कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो राइट आंसर है इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, देखिए कब ये आया और किस प्रकार आया, जरा देखते हैं हम। तो दोस्तों गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। फिरोज खिलजी ने अपना राज अभिषेक किलो खरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक कफूर को भेजा। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आप लगा सकते हैं। अभी हमने कंप्लीट किया है, दोबारा एग्जाम में पूछा गया है ये ग्रुप डी में। तो इसका आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? तो सही आंसर है दोस्तों इसका लक्ष्मण सेन। याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक या राजा कह सकते हैं लक्ष्मण सेन को पराजित किया। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक थे। तो लक्ष्मण सेन किसके शासक थे? सेन वंश के शासक थे और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। इनकी राजधानी लखनौती थी। क्या थी? लखनौती। अगला क्वेश्चन है, बात हो रही है तुगलक वंश की। फुतूहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। पूछ रहा है किसकी? तो आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक की फुतूहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। यानी कि इन्होंने कौन कौन से कर चलाए हैं, ठीक है ना, किस प्रकार की इनकी व्यवस्था रही, इसके बारे में बताया गया है। तो चेक कर लेते हैं हम जरा इसको भी। देखिए सुन लीजिए इसको, फुतूहात ए फिरोज शाही इंपॉर्टेंट है। मैं फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण है। बात हो रही है फिरोज शाह तुगलक की। उसने अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलवाए, जिसे अद्धा एवं बिख कहा गया। ठीक है ना, अद्धा एवं बिख किसने चलवाए? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर, जिनके नाम थे खराज, जिसे लगान कहते हैं, खुम्स यानी कि युद्ध में लूटा गया माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। तो 24 करों को हटाकर केवल 4 रखे गए। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माणों कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनसे हिसार यानी कि हरियाणा, फिरोजाबाद यानी कि दिल्ली में है, जो कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र बता रहा है ये, फतेहाबाद हरियाणा, जौनपुर उत्तर प्रदेश प्रमुख थे। इसकी मृत्यु यानी कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफनाया गया। किस दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने दोस्तों एसएससी के एग्जाम की बुकों में भी कई बार देखा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। बात आ गई है मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने
अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। बात हो गई है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां, याद रखिएगा ये नाम, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आपसे एग्जाम में कह देगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का सही नाम क्या था, यानी कि वास्तविक नाम, तो ये था जौना खां। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान था। ठीक है, मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलू खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, जौना खां, उलूग खां, ये सभी नाम किसके हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 5 योजनाएं प्रचलित की गईं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 5 योजनाएं प्रचलित की गईं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन पर आक्रमण एवं कराचिल का अभियान, ये सभी मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियां थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। देखिए लाइन याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर उसे दौलताबाद नाम दिया? आप लगा सकते हैं, अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है अच्छे से। राइट आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो राइट आंसर इसका दौलताबाद, यानी कि ऑप्शन ए। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहां का रहने वाला था? सही आंसर है दोस्तों मोरक्को। याद रखिएगा, इब्न बतूता ये मोरक्को देश का एक अरबी यात्री था। अब देखिए इब्न बतूता से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, कब आया, कैसे आया, किसके शासनकाल में आया, तो हम जरा इसको देख लेते हैं। देखिए इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान एवं लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 1304 में इसका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। पूरा नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। इन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया। देखिए इसने बता दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया 1333 में। सुल्तान ने उसका स्वागत किया और दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। वर्ष 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया। इब्न बतूता से यानी किस से एक अरबी यात्री और साहसी व्यक्ति था, यानी कि किस देश का था? इब्न बतूता किस देश से एक अरबी यात्री साहसी व्यक्ति था? तो राइट आंसर है मोरक्को, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं अब लोदी वंश की। तो कौन लोदी वंश का संस्थापक था? राइट आंसर इसका बहलोल लोदी। दोस्तों बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। आगे देखते हैं। देखिए बहलोल लोदी के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि 1526 में लड़ा गया, बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया, यानी कि किस राजा ने इसे मारा? तो राइट आंसर है इसका बाबर। दोस्तों इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था। देखिए इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत जो कि हरियाणा में है वह मारा गया। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं सुनिए एवं मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका निवास स्थान मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 2 बार हम डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं इसकी दोस्तों, तो आप आंसर लगा सकते हैं आसानी से। सही आंसर इसका 1526, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। कौन आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? राइट आंसर है सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। बात है सिकंदर लोदी की, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है एग्जामिनर।
देखिए दोस्तों, लोदी वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद, समझ में आ रहा है, उसने वो कह रहा है पिता सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सन 1489 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। जौनपुर एवं फतेहाबाद जैसे शहरों की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात हो रही है सल्तनत कालीन सत्यापित कलाओं की। देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक परीक्षा के लिए, रेलवे के अलावा हर एक परीक्षा के लिए। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है दोस्तों। कहाँ? अजमेर में। देखिए, अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में बात कर लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, जिसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। देखिए, अच्छी लाइन है, मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? तो दोस्तों, कुतुब मीनार कौन? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए, कुतुब मीनार पर भी कई सारे विवादित क्वेश्चन बनते हैं कि किसने करवाया पूरा, किसने शुरू करवाया। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं एक बार हम। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में आरंभ करवाया, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे 3 मंजिलों का निर्माण और करवाया था और इसे पूरा किया। ठीक है ना, तो पूरा कराने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। देखिए, 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही टिपिकल और कठिन माने जाते हैं। पूछ लेगा कुतुब मीनार किस प्रकार के पत्थर से बनाई गई है, तो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली सल्तनत। क्या? दिल्ली सल्तनत। देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इमारतें और उनके शासक दिए हैं, उन्हें हम एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए, इमारत का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये सब दिल्ली सल्तनत के काल के समय की बातें हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने बनवाया। स्थान कहाँ है इसका? अजमेर। फिर है कुतुब मीनार, इसके शासक शुरुआत करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट कराने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को, ये दिल्ली में है। फिर है अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, दिल्ली में। इसके बाद है सीरी का किला, 1000 स्तंभों का महल, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। कहाँ? दिल्ली में। फिर है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, इसे बनवाया मोहम्मद तुगलक ने। कहाँ पर? दिल्ली में। इसके बाद करते हैं सिकंदर लोदी का मकबरा, ये बनवाया था इब्राहिम लोदी ने। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों चार मीनार। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कह रहा है प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया स्मारक कौन सा है? चार मीनार। देखिए, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक थे, 1591 ईस्वी में इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया था। कौन? चिन किलीच खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। देखिए, स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश की यहाँ बात हो रही है।
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद चिनकिलीज खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। देखिए 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। निजाम उल मुल्क को चिनकिलीज खां के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दोस्तों दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है, ये एक खगोलीय वेधशाला है। क्या? खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर। देखिए दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? राइट आंसर का चांद बीबी। ठीक है दोस्तों, चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। देखिए चांद बीबी का नाम एग्जाम में कई तरह से पूछा जाता है, मतलब कि इनके नाम को कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि चांद सुल्ताना, चांद खातून। तो इसको जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। वे बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी। चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ को संकलित किया? राइट आंसर है श्री कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, श्री कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। दोस्तों कौन है ये कृष्णदेव राय? जरा देखते हैं अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखिए अमुक्त मल्याद कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाला के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के कीर्तिमान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे, जो अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे। पूछ लेगा आपसे, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के। स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे, यानी कि ये आंध्र भोज के नाम से भी प्रसिद्ध थे। प्रख्यात इतिहासकार तेजपाल सिंह थामा ने हिंदी में इनके जीवन पर प्रामाणिक उपन्यास आंध्र भोज भी लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, यानी कह रहा है किस वर्तमान भारतीय राज्य से। ध्यान रखिएगा, किस वर्तमान भारतीय राज्य से, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए जरा डिटेल देख लेते हैं इसकी, जिससे कि ये क्लियर हो जाए आपको क्वेश्चन। देखिए अन्नमय्या या इन्हें आप अन्नामाचार्य एक तेलुगु संत, कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। देखिए कह रहा है कर्नाटक संगीत के रचयिता थे ये। इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? सही आंसर है दोस्तों 1420 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक यात्री है जो विजयनगर आया और किसके शासनकाल में आया, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है ना। तो निकोलो काउंटी आया 1420 ईस्वी में विजयनगर के दौरे पर। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम। देखते हैं आगे डिटेल इसकी। देखिए देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कॉन्टी ने 1420 में विजयनगर की यात्रा की। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा के बाद निकोलो डी कॉन्टी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी नामक पुस्तक भी लिखी।
किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर एवं बुक्का ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट लेवल का कोई भी ऐसा जहां जीके पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये। सही आंसर इसका विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने की थी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। देखिए, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। एग्जाम में ये पूछा भी गया है ग्रुप डी में। विजयनगर का मतलब क्या है? जीत का शहर। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है विजयनगर को। इसकी स्थापना एग्जाम में पूछी भी गई है, 1336 में हुई थी। संगम पुत्र हरिहर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है, विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखा या सुने थे। अगला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? तो राइट आंसर है बहमनी। याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार था हसन गंगू। इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना की। इसका असली नाम था जफर खां। ठीक है ना, इसका असली नाम था जफर खां। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का निर्णय लिया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा। सारे ही फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो को रोकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा किला के दौरान गोलकोंडा किला किस साम्राज्य के दौरान? दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यहाँ कट रहे हैं, यानी कि पीडीएफ में आ नहीं पा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैंने बड़े मुश्किल से यहाँ लिया है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे वर्तमान में। ठीक है ना, तो गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। ठीक है ना, गोलकुंडा किला अब तेलंगाना में स्थित है। देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे तेलंगाना में है। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। गोलकुंडे किला का निर्माण वारंगल के राजा ने करवाया था और बाद में यह बहमनी राज्यों के हाथ में चला गया। देखिए, अब बहुत सारे मिथ हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग विद्वानों अलग अलग बातें कही हैं गोलकुंडा के बारे में, जैसे कि ये किस राजवंश के दौरान बनवाया गया। देखिए, गोलकुंडा किला का निर्माण वारंगल के राजा ने करवाया था, बाद में यह बहमनी राज्य के हाथों में चला गया। ठीक है ना, 1512 ईस्वी में कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण करता कुतुबुद्दीन राजवंश को भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे दोस्तों हरिहर फर्स्ट। कौन थे? हरिहर फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर फर्स्ट तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी। ठीक है, हरिहर फर्स्ट इस साम्राज्य का प्रथम राजा बना। ठीक, यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी, देखिए विजयनगर की राजधानी हम्पी, ठीक है ना, के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित हैं, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, यानी कि वर्तमान समय में कौन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, आप लगा सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर है हम्पी। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। देखिए, वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इनकी राजभाषा तेलुगु थी। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा कैसी थी? तेलुगु भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? राइट आंसर है विजयनगर। दोस्तों, विजयनगर के बहुत ही महत्वपूर्ण महान शासक हुए थे कृष्णदेव राय। देखिए, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष
यानी कि ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वह सलूव वंश से संबंधित थे। वह सलूव, इनका वंश था सलूव, लेकिन ये साम्राज्य कौन सा था? विजयनगर। वे सलूव वंश से संबंधित थे। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर के शासक बने। कौन एक मुस्लिम संत थे जहां फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहे थे जहां फतेहपुर सीकरी बनवाया गया। दोस्तों नाम इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखते हैं हम। देखिए शेख सलीम चिश्ती चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। 1572 में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात 1580 से 81 में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनवाया गया। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक शुरू हो चुका है मुगल काल। यहाँ से हर एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जब भी इतिहास की बात होगी। देखिए किसको जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था, यानी कि किस युद्ध को जीतने के बाद? तो सही आंसर है इसका खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, देखते हैं हम उन्हें जरा। देखिए 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध में राणा का साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदनी राय ने दिया था। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर। देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक ही रहा। यह पितृवंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशम तथा मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसे मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुवैयान पद शैली का जन्मदाता किसे मानते हैं? बाबर को। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बाबर एवं राणा सांगा। याद रखिएगा खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच 1527 में लड़ा गया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1519 में। बाबर ने 1519 में पहला आक्रमण किया था भारत पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनेंगे बाबर से, या आप कह सकते हैं मुगल काल से। आप सभी पढ़िए बैठकर यहाँ पर आज। बाबर ने भारत पर सन 1519 में पहला आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम इनका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। मुवैयान नामक पद्धति शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। सन 1526 में उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल किस सन को इब्राहिम लोदी से मिला था? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, यानी कि 1526 ईस्वी में बाबर किससे मिला था? इब्राहिम लोदी से। देखिए भारत में 5 बार आक्रमण कर चुके मुगल शासक बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर मध्य एशिया का विजेता था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी और पहला मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि
1527 में। ठीक है दोस्तों, किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है दोस्तों बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, यहाँ से देखते हैं हम। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा, देखिए यहाँ नाम दे दिया है इसने कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। ठीक है ना, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बार बार देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं रेलवे में घूम घूम कर, कभी ग्रुप डी में, कभी एनटीपीसी में, कभी एएलपी में। तो इसका सही आंसर है 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। कब? 1526 में। बाबर ने इस युद्ध में तुगलकनामा नीति, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, बाबर ने इस युद्ध में तुगलक युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। वर्तमान में पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा में। घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर है 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। चलिए देखते हैं किस किस के बीच लड़ा गया और कब लड़ा गया, कैसे लड़ा गया। देखिए दोस्तों, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया। युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी, यानी कि उन्हें हरा दिया। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस शासक के सुल्तानों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मुगल। ठीक है दोस्तों, देखिए मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम यानी कि अंतिम से पहले कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, उसके बाद औरंगजेब, फिर शाहजहां, फिर अकबर। एग्जाम में ज्यादातर ये पूछता है कि पहले से अंतिम में लगाइए, लेकिन देखिए यहाँ क्या कहा उसने, उल्टा सही क्रम लगाना है आपको, यानी कि अंतिम से पहला। तो पहले आएगा बहादुर शाह द्वितीय, उसके बाद औरंगजेब, फिर शाहजहां, फिर अकबर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा इससे आपको। देखिए मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा क्रम इस प्रकार है। देखिए बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह जफर या जफर कह सकते हैं या फिर बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं, 1837 से 1857। फिर इनसे पहले थे औरंगजेब 1658 यानी कि 1658 से 1707, और इनसे पहले थे शाहजहां 1627 से 1658, और इनसे पहले कौन थे? अकबर 1526 से 1605। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, कभी एनटीपीसी में, कभी ग्रुप डी में, कभी आरपीएफ में, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है बाबर। ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की।
बात करते हैं शेरशाह सूरी की। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने कब से कब तक शासन किया? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, यानी कि 1540 से 1545 के बीच शेरशाह ने शासन किया। देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से। देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित कर सूर राजवंश की नींव डाली। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सन में शेर खां, जिसे शेरशाह भी कहते हैं, आप शेरशाह कह लीजिए या शेर खां कह लीजिए, एक ही बात है, बंगाल पर आक्रमण किया और गियासुद्दीन शाह को हराया? बहुत ही अजीब अजीब से नाम है दोस्तों। यहाँ देखिए, गियासुद्दीन शाह, इन्हें हराया 1538 में, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए 1538 में शेर खान यानी कि शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन महमूद शाह को हराया था। गियासुद्दीन बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। ये लाइन याद रखिएगा, गियासुद्दीन बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर है फरीद। याद रखिएगा, फरीद को ही शेरशाह सूरी या शेर खान के नाम से जाना गया। यहाँ से बहुत ही अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसे हम। देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी, जिसने सूरी वंश की स्थापना 1540 में की थी। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है ना, फरीद खां। उसके पिता हसन खां जौनपुर में एक छोटे जमींदार थे। फरीद ने पिता की जहांगीर संभालते हुए काफी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खां लाहौनी ने उसे एक शेर मारने के उपरांत प्रदान की थी। याद रखिएगा, ये नाम बहार खां लोहानी ने ये उपाधि दी थी शेर खां की से, किसे? फरीद को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है ये, 62। देखिए क्या कह रहा है, किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक तरह से आपसे पूछ रहा है कि जीटी रोड यानी कि दी ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो राइट आंसर है इसका सम्राट शेरशाह सूरी, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के भी नाम से जाना जाता है, का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर, देखिए इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल तक है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार से होता हुआ कोलकाता जाती है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस वर्ष पराजित किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि 1540 में। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 ईस्वी में हराया था। देखिए फैक्ट यहां से पढ़ लीजिए, कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यही बच्चे मात खा जाते हैं, एग्जाम में पूछता है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, छोड़कर आते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि उन्हें याद है कन्नौज के युद्ध का सन। तो याद रखिएगा, कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में शेरशाह यानी कि शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया। इसके पश्चात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया, यानी कि हुमायूं भारत छोड़ के चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी किया था? राइट आंसर है इसका रुपया, ठीक है ना। भरते हैं हम इस ब्लैंक को। देखिए शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी किया था। इंपॉर्टेंट यहां से फैक्ट बनता है दोस्तों, कितने ग्राम कितने ग्रेन का है, इसको भी देख लेते हैं हम। आधुनिक भारत मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने चलवाया। याद रखिएगा, आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने चलवाया। 11.53 ग्राम यानी कि 178 ग्रेन चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपए की कीमत दी। मुगलों ने भी चांदी के सिक्के को रुपए में जारी रखा। शेरशाह ने 1540 से 1545 तक शासन किया था।
अगला क्वेश्चन है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के या किस सम्राट के विरुद्ध में सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा? सही आंसर है इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। देखिए दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दौलत खान लोदी ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए संदेश वाहक भेजा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी आप ये नाम देखेंगे लॉर्ड, तब आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए, इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका हम फुल डिस्क्रिप्शन जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि फैक्ट है, सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसका आधुनिक नाम NH2 है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देखिए, ये इतिहास का वीडियो 3 था और मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 1 था। हम जल्द मिलेंगे मध्यकालीन इतिहास के पार्ट 2 के साथ और मध्यकालीन इतिहास को पूरा करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।